फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि बैंक्स के एनालिसिस में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। बैंक के एनालिसिस में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ बैंक, फिर बता दूंगा कि कंपनीज ने इसमें क्या करना है, लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी हमारे बच्चे बैंक्स में है तो इसलिए बैंक को थोड़ा प्रायोरिटी पे रख के समझा रहा हूं। बेटे बैंक की स्पेशलाइज्ड रेशियोज होती हैं जो सिर्फ बैंक की कैलकुलेट होती हैं। उन रेशियोज में जो बैंक की रेशियोज हैं उसमें पहली रेशियो होती है अर्निंग एसेट टू टोटल एसेट्स। पहली रेशियो है उसका नाम है अर्निंग एसेट टू टोटल एसेट। अर्निंग एसेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ये फॉर्मूला होता है। अर्निंग एसेट्स टू टोटल एसेट। अर्निंग एसेट्स में क्या आता है? अर्निंग एसेट्स में आता है इंक्लूड्स अब आप लोग जरा एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें। अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्चुअल वाली शो हो रही हैं, इसमें बेटे एसेट्स नजर आ रहे होंगे आपको। इन एसेट्स में बैलेंस विद अदर बैंक, lending to financial institution, इन्वेस्टमेंट्स, एडवांसेस, ये बैंक की अर्निंग एसेट्स है। ये 4 अर्निंग एसेट्स है। अब मैं यहां लिख भी देता हूं आपको। ये नंबर 2 पे जो एसेट नजर आ रहा है, फर्स्ट वाला नहीं, कैश एंड बैलेंस विद ट्रेजरी बैंक, ये नहीं अर्निंग एसेट। अर्निंग एसेट कहते किसको है? ऑल एसेट्स विच प्रोवाइड डायरेक्ट अर्निंग्स टू द बैंक, जो बैंक को डायरेक्ट अर्निंग प्रॉफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑल एसेट्स विच प्रोवाइड डायरेक्ट अर्निंग्स टू द बैंक। तो बेटे आपने इसमें नोट, सारे बैंक्स के ऑलमोस्ट यही होंगे। बैलेंस विद अदर बैंक, lending to financial institution, lending to financial institutions, investments और advances, ये अर्निंग एसेट्स हैं बेटे जो आपको बैंक के नजर आएंगे। इसका मतलब है अगर हम आपसे शेयर करें तो इसमें क्या क्या आता है? बैलेंस विद अदर बैंक, lending to financial institution, इन्वेस्टमेंट्स, एडवांसेस, ये है अर्निंग एसेट्स और डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अब बेटे इसका एनालिसिस लिखते हुए आपने एक बात का ख्याल करना है, जितने
ये ज्यादा हो, इसको लिखना है इट इज एन एक्टिविटी रेशो ऑफ द बैंक. It shows how strongly bank put its assets into work. Higher answer in 2 comparative years shows better results. आपने इसको अपने अपने वर्डिंग में थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेना है. ये मैंने आपको क्रक्स बता दिया है. आपने 2 इयर्स का एनालिसिस करना है अगर आप, और ये परसेंटेज में होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना है. यहां पे जितना ये ज्यादा आंसर होगा उतना आपके लिए स्ट्रॉन्ग है, उतना आपके लिए अच्छा है, और आपका बैंक उतना स्ट्रॉन्ग बैंक कंसिडर होगा कि आपके पास अर्निंग एसेट्स क्या है. तो अर्निंग एसेट्स की एक दफा फिर डेफिनेशन सुन ले. अर्निंग एसेट बेटे कहते हैं हॉस्ट जो द एसेट्स थ्रू विच बैंक डायरेक्टली अर्न प्रॉफिट्स और इंटरेस्ट. वो एसेट, वैसे तो हर एसेट ही बैंक बिजनेस को प्रोवाइड बेनिफिट देता है, इन जो डायरेक्ट देता ही प्रॉफिट है. अब देखिए फिक्स एसेट्स हैं वो आपके बिजनेस में यूज होंगे, लेकिन आप लोग ये ख्याल रखें बैंक की कोई करंट रेशो कैलकुलेट नहीं होती, क्योंकि बैंक में कोई करंट एसेट नहीं होते. मैंने आपको अभी दिखाया भी है, एक दफा फिर दिखा देता हूं. बैंक के कोई जो है ना, बैंक के कोई एसेट्स भी करंट और फिक्स नहीं होते. आप ये देख लें, यहाँ कोई करंट फिक्स एसेट नहीं है. ये बैंक के एसेट लिखे हैं, कहीं नहीं लिखा है ये करंट एसेट. हाँ ये फिक्स्ड बताए हैं. इसमें बैंक की बिल्डिंग्स आएंगी, फर्नीचर आएंगे, मशीनरी आएगी बैंक की, जैसे आजकल बहुत सारी आपने देखा एटीएम्स हैं, ये आएंगे. लेकिन करंट एसेट्स कोई नहीं है बैंक के. क्या हम कहें ये बैंक के करंट एसेट है? कैश. शाहिद अली रेज्ड हैंड. जी शाहिद, मैं अभी आपका माइक ऑन करता हूं. रिजर्व के लिए पैसे रखे होते हैं. ठीक हो गया. इस रेशो की एक लिमिटेशन है. इस रेशो की एक लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन पता क्या है? It is not 100% under the control of bank, as it depends upon the central bank policy of reserves. बेटे एक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व्स होते हैं, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व्स. स्टेट बैंक जो है ना, वो बेटे हर बैंक से ये कहता है, शायद आपने पढ़ा भी हो क्रेडिट क्रिएशन में, सारे पैसे, मनी बैंकिंग में टीचर ने आपको पढ़ाया हो, सारे बैंक जो है ना अपने जितने पैसे डिपॉजिट्स आते हैं वो एडवांस नहीं कर सकते, वो आगे नहीं दे सकते. उसमें से स्टेट बैंक ने रखा होता है 30%, 40%, 20%. स्टेट बैंक की हर दफा चेंज होती रहती है कि आप, स्टेट बैंक ने वो पैसे अपने पास रखने हैं, बैंक ने वो स्टेट बैंक को जमा करवाने हैं. तो बेटे जितने पैसे बैंक को जमा करवाने हैं स्टेट बैंक को, वो जितने ज्यादा रेशो होगी उतने अर्निंग एसेट्स कम होते जाएंगे. जितने ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी उतना जो है ना वो अर्निंग एसेट्स कम होते जाएंगे. हाँ जी जवेरिया पूछो. जवेरिया शायद
सर मैंने पूछना था, ये जो हमने रेशियो फाइंड करनी है, इसमें जैसे आपने बताया कि जितना इसका आंसर हाई होगा उतनी ज्यादा रेशियो के साथ भी कंपैरिजन करें। मसलन आपका बैंक एमसीबी है तो आप अलाइड बैंक की रेशियो जिसका भी होगा उसे लेकर उसके साथ भी कंपैरिजन करें, इंटर बैंक कंपैरिजन, फिर अच्छा होगा। अगर आपने 19 का 18 के साथ करना है, ये अलाइड बैंक की 19 की भी अवेलेबल है। तो सर पहले 18 की भी बनाएंगे और 19 की भी बनाएंगे, फिर दोनों का हाँ जी, कंपैरिजन करेंगे। ठीक है 19 सर। की रेशोस और 18 की रेशोस दो कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि अच्छी हो रही है बुरी हो रही है, पिछले साल से बढ़ रही है कम। और मैंने थैंक यू कहा सर। और जो अच्छे बच्चे गुड नंबर्स में जाना चाहते हैं ना, बहुत अच्छी रिपोर्ट्स के नंबर लेना चाहते हैं, तो बेटे आखिर 2 क्रेडिट आवर के बाद 6 क्रेडिट आवर का 2 सब्जेक्ट्स के बराबर है आपकी इंटर्नशिप और वाइवा। तो आप अगर ज्यादा अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो आप लोग बेटे ये भी करें कि मैक्सिमम काम करें। तो इसलिए आप किसी दूसरे से कहें, करना कुछ भी नहीं है, मसलन आप अपने किसी फेलो से रब्ता करें या किसी क्लास फेलो से, भाई किसी और का बैंक है मेरा तो ये है, अपने वाली उसको दे दें, उसकी आप ले लें और इंटर बैंक कंपेयर। होप्स आपको समझ आ गई। यस सर। अब बेटे दूसरी रेशो पे चलते हैं, ये मैं अरेज कर रहा हूं। बैंक की रिटर्न ऑन अर्निंग एसेट्स रेशो, रिटर्न ऑन अर्निंग एसेट रेशो का बेटे फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट ये फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइड बाय अर्निंग एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो आपको वहां मिल जाएगा अपने। हाँ जी, ये सिर्फ बैंक के लिए है फिलहाल, और कंसोलिडेटेड का एनालिसिस करना है, कभी भी अनकंसोलिडेटेड का एनालिसिस नहीं करना, कंसोलिडेटेड का एनालिसिस करना है। बेटे अब तो 19 की रिपोर्ट्स आ गई हैं, अब 19 और 18 का एनालिसिस करें, नेट से सर्च करें, अपने अपने बैंक की मिल जाएगी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेनी है, कंसोलिडेटेड व्हिच इंक्लूड्स द डेटा ऑफ ऑल सब्सिडरीज। ओके, नाउ लिसन, इसके बारे में, इट इज प्रॉफिटेबिलिटी of the bank. It shows the quality of earning assets. Higher answer is favorable. It means bank's management is working in effective way to provide return to the owners. बेटे इसी की से मिलती जुलती थर्ड रेशो है, थर्ड रेशो है, उसको बोलते हैं नेट मार्जिन टू अर्निंग एसेट्स।
इसका फॉर्मूला होता है नेट मार्जिन डिवाइडेड बाय अर्निंग एसेट मल्टीप्लाई बाय 100। थोड़ा आप जरा व्हाइट बोर्ड पे जो मैं आपको अभी नई स्क्रीन शेयर कर रहा हूं देखें, उसमें अर्निंग एसेट्स का तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि बैंक की बैलेंस शीट है और इससे लाइक इस्लामिक बैंकिंग का है, लेकिन इसमें इसी तरह बैंक की अगर आप कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट देखेंगे, अब मैं आपको अगले लेक्चर भी याद ढूंढ दूंगा। सर मैंने ये खोली हुई है, इसमें नीचे कंसोलिडेटेड दिया है। एक मिनट जी, कोई भी वो मैं आपको अगले लेक्चर में दिखा देता हूँ एक दफा जरा। इसमें नेट मार्जिन की एक ऑप्शन होती है, सूरन तो यहाँ साथ भी होनी चाहिए थी। जैसे मैं आपको सिर्फ कोशिश करके अनकंसोलिडेटेड में ये दिखा देता हूँ, इस तरह का कंसोलिडेट हायर आंसर, ये भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है। सिर्फ इसमें नेट मार्जिन क्या होता है, हमारे काम की चीज है कि नेट मार्जिन क्या होता है, हमारे काम की चीज है कि इसमें नेट मार्जिन क्या होता है। हमारे पास तो क्या हो गया, यानी वो नेट मार्जिन के बारे में लिख लें, ये इज अ काइंड ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, इज अ काइंड ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, जिसमें हम कहते हैं कि ये हम is a kind of gross profit in the फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें कम जितना इंटरेस्ट बैंक ले रहा है और जितना इंटरेस्ट बैंक दे रहा है, उन दोनों के डिफरेंस को जो है वो हम कहते हैं कि ये बैंक का जो है ना वो इनफैक्ट प्रोवाइड करता है बैंक को यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम का जो डिफरेंस होता है उसको हम नेट मार्जिन कहते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम का डिफरेंस जो होता है उसको नेट मार्जिन कहते हैं। सो नेट मार्जिन जो है वो मेरे पास ये भी काम नहीं कर रहा, ये इंटरेस्ट और इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस का डिफरेंस होता है। इसका ये टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा, पता नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम आ गया।
एनी हाउ, चौथी रेशो का नाम जो है, चौथी रेशो जो है उसका नाम है, आप लोग लिख लें, लोन लॉस कवरेज रेशो। लोन लॉस कवरेज रेशो। लोन लॉस कवरेज रेशो। दोबारा ज्वाइन करूंगा तो फिर ये बेहतर हो जाएगा। पहले लोन लॉस कवरेज रेशो का फॉर्मूला होता है प्री टैक्स इनकम डिवाइडेड बाय नेट चार्जेस ऑफ, ये कौन कर मोहम्मद आ गया जी, नाम आ गया, अभी पता चल जाता है कि कौन हरामददगी कर रहा था। ओवर नेट चार्जेस ऑफ, नेट चार्जेस ऑफ, और नेट चार्जेस ऑफ में बेटे आता है प्रोविजन फॉर लोन लॉस, प्रोविजन फॉर लोन लॉस प्लस बैड डेट्स। अब सेकंड लेक्चर में मैं दोबारा ज्वाइन करता हूं। नेट मार्कअप या इंटरेस्ट इनकम, ये है नेट मार्जिन। देखिए ये किस किस का डिफरेंस है, इंटरेस्ट अर्न्ड और इंटरेस्ट एक्सपेंस। जो हमने इंटरेस्ट कमाया और जो इंटरेस्ट हमने पे किया, उनका डिफरेंस है नेट मार्कअप, और ये नेट मार्कअप हमारा नेट मार्जिन है। अब आप नीचे आ जाएं, आपको यहां पर मिलेगा नॉन मार्कअप इंटरेस्ट इनकम्स, टोटल मार्कअप इंटरेस्ट इनकम्स, नॉन मार्कअप इंटरेस्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर। अगर अब हमने यहां ढूंढना है कोई बैड डेट्स हैं, अब ये लिखा हुआ है, ये जो वर्ड है ना 31 पे, ये है प्रोविजंस, प्रोविजंस एंड राइट्स ऑफ, ये आपने नीचे लिखना है। सो आप लोगों ने प्री टैक्स इनकम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ओवर प्रोविजन, तो 31 नंबर वाला जो है ना वो आपने लिखना है जाके, 31 नंबर वाला। ये आप समझ आ गई सबको? सो नेट मार्कअप को नेट मार्जिन कहते हैं। वो नेट मार्कअप ये दिया हुआ है 41505588, 588, इस तरह सबके बैंक्स में इसी तरह ही होगा। अब वापस अगर मैं आपके साथ आऊं यहां पे, तो बेटे फिफ्थ रेशो है, अच्छा इसके बारे में लिखना है, इसके बारे में भी लिखना है क्या होती है। इट इज ये रिकॉर्ड कर रहा हूं बेटे, इट इज अ प्रोटेक्शन रेशो
of the bank. It is a protection ratio of the bank. सर ये नॉन लॉस कवरेज इशू की है ना जो लिखवा रहे हैं। It shows how strong protection bank has for its depositors. Higher answer is favorable for the bank. मेरे फोर्थ का फॉर्मूला मैं फिर लिख देता हूं ताकि जिनको नहीं समझ आई, ये है जितना ज्यादा आंसर होगा उतना अच्छा है, उतनी प्रोटेक्शन ज्यादा होगी, उतनी प्रोटेक्शन ज्यादा होगी। और बेटे पांचवी रेशो है बैंक की, डिपॉजिट टाइम्स कैपिटल। डिपॉजिट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100। बेटे डिपॉजिट्स में बैंक की लायबिलिटी साइड पे ढूंढने लिखा होगा डिपॉजिट्स एंड अदर अकाउंट्स, ये लेना है। और इक्विटी कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व्स, इसको इक्विटी कहते हैं। मैं आपको अभी दिखा रहा हूं किस तरह से ये बैलेंस शीट है, इसमें देखें ये लिखा हुआ है 16 नंबर पे डिपॉजिट्स एंड अदर अकाउंट्स। ये बैंक की लायबिलिटी होती है सबसे बड़ी, क्योंकि बेटे डिपॉजिट्स बैंक की लायबिलिटी है। और ये जो 117211 लिखा हुआ है ये बैंक की इक्विटी है। जिसको मैंने हाईलाइट किया है। It is a debt to equity ratio of the bank. Both high and low answers are described
positive. If ratio is high, it means bank has very good reputation as people is depositing with the bank. If answer is low, it means bank has good solvency. ये समझ लें, ये आम बिजनेस की डेट टू इक्विटी रेशियो ही है. जैसे आम बिजनेस की डेट टू इक्विटी रेशियो होती है, ये बैंक की डेट टू इक्विटी रेशियो है. आम बिजनेस की तो डेट टू इक्विटी रेशियो कम होनी चाहिए, लेकिन बैंक ने तो काम ही डेट से करना है, तो बैंक की ये रेशियो जितनी अच्छी होगी उतना स्ट्रॉन्ग बैंक होगा. बेटे लास्ट 6 जो 6 स्पेशलाइज रेशियो है बैंक की, लोन्स टू एडवांसेस या लोन्स टू कैपिटल या लोन टू डिपॉजिट रेशियो. Loans include lending to other financial institution, plus balance लोन्स कवर्ड हो, एडवांसेस कवर्ड हो, और डिपॉजिट्स मैंने अभी दिखाया. मैं आपको एक दफा शेयर करता हूं स्क्रीन, आप लोग देख भी लीजिएगा. बैंक के लोन्स में क्या आता है, ये लैंडिंग टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एडवांसेस. लैंडिंग टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एडवांसेस ये बैंक के लोन्स होंगे. इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएगा. और बोरिंग्स में ये आएगा डिपॉजिट्स एंड अदर अकाउंट्स, वही सेम. हाँ जी, अब बेटे इसके बारे में भी, जितना हाई आंसर होगा उतना अच्छा होगा बैंक के लिए. जितना हाई आंसर होगा उतना अच्छा होगा बैंक के लिए. ये 6 स्पेशलाइज रेशियो है सिर्फ बैंक की. अब कंपनीज की बता रहा हूं, और फिर ये भी बताऊंगा ये बैंक की भी हो सकती हैं. लिक्विडिटी ये आम कंपनी की है
बेटे बैंक्स वालों ने जाना नहीं है, उनको भी बताता हूँ, ये उनमें से इनमें से वो कौन सी कर सकते हैं। लिक्विडिटी, करंट रेशो, क्विक रेशो, ये आम बिजनेस की बेटे। हमजा शेख जहां चाहिए होगा वहां बैंक वालों को मैं बता दूंगा वो कौन सी चीजें नोट कर ले। क्विक रेशो, एब्सोल्यूट क्विक रेशो, वर्किंग कैपिटल। आप ये कैलकुलेट करें, इन सब में हाई आंसर्स अच्छे हैं, इन सब में जितने आंसर्स ज्यादा होंगे उतने अच्छे हैं। तो आपने बताना है हाई आंसर्स फेवरेबल होते हैं। और 2 इयर्स की आपने करनी है, मेरा ख्याल है इसके फॉर्मूलाज तो आपके सबके पास है, क्योंकि ये तो कॉमन है जो आपने बीकॉम में भी तनवीर यासीन साहब ने, जिसने भी आपको पढ़ाया था उन्होंने पढ़ाई हुई है। अब उसके बाद एक्टिविटी रेशोज, जो आपने करनी है जिनकी कंपनीज हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर, टोटल एसेट टर्नओवर, रिसीवेबल टर्नओवर, और कलेक्शन पीरियड, पेमेंट पीरियड, ऑपरेटिंग साइकिल। ये कैलकुलेट करनी है जिनकी कंपनी है। प्रॉफिटेबिलिटी, नेट प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, और जो अब मैं लिख रहा हूं ये बैंक वाले भी कर सकते हैं। ROA, रिटर्न ऑन एसेट्स, ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये बैंक्स वाले भी कर सकते हैं। ये तीनों बैंक्स वाले भी कर सकते हैं। हाँ जी तस्लीम, जी तस्लीम पूछे। तस्लीम माइक ऑन करें। टी, डेट टू इक्विटी, डेट रेशो,
इक्विटी रेशो, टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड रेशो, आखिरी वाली जो टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड रेशो है इसका फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। जिन लोगों के पास, अब पता नहीं लोगों के पास अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं कि नहीं है, यहां EBIT से मुराद ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और इंटरेस्ट मिलेगा जाके फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। फाइनेंस कॉस्ट के नोट्स में जाएंगे ना, वहां लिखा होगा मार्कअप एंड इंटरेस्ट। ये मैं आपको बता रहा हूं बेटे, इसमें ना प्रॉफिटेबिलिटी की सारी हाई होनी अच्छी है लेटेस्ट ईयर में, एक्टिविटी की सवाए पेमेंट पीरियड के बाकी सारी जितनी ज्यादा होंगी उतनी अच्छी हैं, क्विक लिक्विडिटी की सारी हाई होना अच्छी है, सॉल्वेंसी की सारी कम होनी अच्छी है सवाए आखिरी वाले के। सॉल्वेंसी की लास्ट वाली जो है ना, सॉल्वेंसी जो है ना, इसकी डेट टू इक्विटी भी लो होनी चाहिए, डेट रेशो भी लो होनी चाहिए, इक्विटी रेशो भी लो होनी चाहिए, लेकिन टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड वाली हाई होनी चाहिए। इसमें से कोई भी बैंक वालों ने नहीं करनी। अब जो आ रही है ना, ये सारी बैंक वालों ने करनी है जो अब मैं बताने लगा हूं। सलमान पूछो, माइक ऑन करो अपना। ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर हाई आंसर होना चाहिए, टोटल एसेट टर्नओवर हाई आंसर होना चाहिए, रिसीवेबल टर्नओवर हाई होना चाहिए, कलेक्शन पीरियड लो होना चाहिए, पेमेंट पीरियड हाई होना चाहिए, ऑपरेटिंग साइकिल लो होना चाहिए। सलमान बोल क्यों नहीं रहा तू? सर जी ऐसे लिक्विडिटी की और प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी में सारी हाई होनी चाहिए। तुम्हारी आवाज तो आ नहीं रही। ओके सर। अच्छा बेटे, अब जो हम करने लगे हैं ना, इसको कहते हैं मार्केट रेशोस। ये बैंक्स वालों ने भी लाजमी करनी है, रिमेंबर ये बैंक्स वालों ने भी करनी है। डिविडेंड यील्ड रेशो, फॉर्मूला होगा डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100। हाई आंसर होना चाहिए इसका। ये मार्केट की रेशोज हैं जो इन्वेस्टर ने देखनी होती है कि ये कंपनी कितने % डिविडेंड दे रहा है। ये बैंक वालों ने भी करनी है, ये बैंक वालों ने भी करनी है। हाई आंसर अच्छा होगा। डिविडेंड पे आउट रेशो, डिविडेंड पर शेयर अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100। क्या मतलब होता है कितना डिविडेंड कंपनी पे कर रही है। बैंक का भी होगा और इसका भी हाई आंसर जो है ना वो फेवरेबल होगा शेयर होल्डर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए कि जितना कंपनी ज्यादा पे आउट कर रही है। तीसरी रेशो
प्राइस अर्निंग रेशो, फॉर्मूला होगा मार्केट प्राइस पर शेयर, ये बेटे नेट से मिलेगी दोनों सालों की अलग अलग, डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। पीई रेशो, इसका टाइम्स में आंसर होगा और इसका भी हाई आंसर अच्छा होगा। जितना हाई आंसर होगा उतनी कंपनी स्ट्रॉन्ग होगी मार्केट में। और चौथी रेशो मार्केट टू बुक रेशो, ये होगा मार्केट प्राइस पर शेयर ओवर बुक वैल्यू पर शेयर। अब रिमेंबर, बुक वैल्यू का फॉर्मूला है टोटल इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। टोटल इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, ये मैं आप सबको समझा रहा हूं कैसे आएंगे, ध्यान से सुन लें, लोगों को बाद में फायदा होगा। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल दिया होगा हमें, इसको पहले आपने मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ और डिवाइड करना है 10 के साथ, तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स। बेटे इन सब के हाई आंसर्स अच्छे होते हैं, ये चारों बैंक्स वालों ने भी करनी है। अब बेहतरीन तरीका क्या है, गौर से मेरी बात सुने, बेहतरीन तरीका ये है, अब एक सेगमेंट की रेशियोज कैलकुलेट करके, मसलन आपने लिक्विडिटी में करंट भी कर ली, क्विक भी कर ली, एब्सोल्यूट क्विक भी कर ली, वर्किंग कैपिटल भी, ज्यादातर देखें अगर ज्यादा इंक्रीज हो रही है, नीचे लिखें कंपनी की लिक्विडिटी बहुत अच्छी है इस ईयर में एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। चारों कैलकुलेट करें जो बताई है, उन सब के बाद एक फैसला करें। मसलन ज्यादा खराब है तो लिखें कंपनी बुरी है इस पर्टिकुलर हेड में। याद रखें, अगर आपसे ये कहा जाए कि आपने मैनेजर का एनालिसिस करना है, मैनेजर का एनालिसिस, तो मैनेजर के एनालिसिस को एक्टिविटी रेशियोज कहते हैं। नहीं करना बुक वैल्यू वाले को बेटे, पर शेयर है ना, और पुत्र पर शेयर है, पर शेयर को नहीं करते 100 से मल्टीप्लाई। अच्छा बात सुने, अगर आपसे कहा जाए मैनेजर्स का एनालिसिस करना है, मैनेजमेंट का, तो एक्टिविटी का एनालिसिस करना है। अगर आपसे कहा जाए शॉर्ट टर्म डेट पेइंग एबिलिटी का एनालिसिस करना है, शॉर्ट टर्म डेट, कंपनी अपनी लाइबिलिटीज पे कर सकती है करंट वाली, तो लिक्विडिटी का एनालिसिस करना है। लॉन्ग टर्म डेट का एनालिसिस करना है तो फिर सॉल्वेंसी का एनालिसिस। ओनर के लिए एनालिसिस करना है, ओनर के लिए, मालिक के लिए, तो प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस। और इन्वेस्टर का एनालिसिस करना है जिसने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो बेटे मार्केट का एनालिसिस। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये है फाइनेंशियल एनालिसिस। बेटे आपके माइक्स ऑन है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, बड़ी ओपन है, पूछ सकते हैं। लास्ट वाला दोबारा रिपीट कर दूं? मैं लिख देता हूं हमजा, मैं लिख देता हूं सारे आप लोग। लिक्विडिटी को बोलते हैं
शॉर्ट टर्म डेट पेइंग एबिलिटी एनालिसिस। सॉल्वेंसी को बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेट पेइंग एबिलिटी एनालिसिस। एक्टिविटी को बेटा बोलते हैं मैनेजमेंट एबिलिटी टू वर्क एनालिसिस। प्रॉफिटेबिलिटी कहते हैं, जरा जल्दी जल्दी लिख रहा हूं क्योंकि टाइम आउट होने वाला है, कोई स्पेलिंग गलत हो तो देख लीजिएगा। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस कहते हैं ऑनर्स एनालिसिस। अब बेटे मार्केट एनालिसिस कहते हैं इन्वेस्टर एनालिसिस। अब बेटे आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सब ने कम से कम 2 इयर्स का एनालिसिस करना है। जैसे मोस्ट प्रोबेबली आपको 19 और 2019 वर्सेस 2018 करना चाहिए। अगर आपको 19 की स्टेटमेंट किसी को नहीं मिलती तो वो 18 करे, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसका जो सुपरवाइजर है वो उसको एक्सेप्ट करे कि ना करे, फिर आप फंस जाए। कल को मेरा नाम नहीं लेना, सर ने कहा था। आपको बेस्ट ये है कि 19 और 18 का एनालिसिस करना चाहिए। अच्छा जी, एक बुक भी रेफर कर देता हूँ, नेट पे आजकल फ्री डाउनलोड। सर ये ना एमसीक्यू की मैंने खोल लिया रिपोर्ट। फाइनेंशियल मेरे पास है ये बुक सॉफ्ट फॉर्म में, लेकिन ये मेल नहीं होती, ये बड़ी है जरा। बाय क्या था उसका नाम, गिब्सन, चार्ल्स एच गिब्सन। मैं ना सियाज को इसका लिंक सेंड कर देता हूं, कहां पड़ी हुई है। मैं सियाज को ना इसका लिंक सेंड कर देता हूं। उसमें ये सारे एनालिसिस पे, हर एनालिसिस पे एक चैप्टर है, और मैं पढ़ाता भी हूँ। ये उस मुख्तलिफ अदर यूनिवर्सिटीज में ये पूरी बुक पढ़ाता हूँ मैं। तो ये आप तो मैं तो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैंने बस आपको इतना को बता दिया जितना को आपने करना है। तो आपको बहुत अच्छी डिटेल इस बुक में मिल सकती है। मैं ना अभी मेरे पास है, मैं सियाज को अभी लिंक सेंड कर देता हूं।